सोचकर देखिए, एक ऐसी समुद्री यात्रा जिसने हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा बदल दिया, लेकिन साथ ही एक पूरे महाद्वीप के लिए तबाही और लूट का दरवाजा भी खोल दिया। जी हां, ये कहानी सिर्फ एक खोज की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भूख की, लालच की और साम्राज्यवाद के जन्म की। तो चलिए, कहानी की शुरुआत इसी जिद भरे ऐलान के साथ करते हैं। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो एक इंसान की भूख और एक पूरे महाद्वीप की मजबूरी से पैदा हुई थी। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के यूरोप से। जरा सोचिए वहां का हाल क्या था। कड़कड़ाती ठंड और खाना एकदम बेस्वाद। खाने को सड़ने से बचाने के लिए और उसमें थोड़ा जायका लाने के लिए उन्हें मसालों की, काली मिर्च, लौंग, इलायची की सख्त जरूरत थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि भारत से आने वाले ये मसाले जमीन के रास्ते उस्मानिया साम्राज्य जैसे ताकतवर बिचौलियों के हाथ लगते थे और वे इन्हें सोने के भाव बेचते थे। तो पहला हिस्सा मसालों की भूख, और याद रखिए, ये सिर्फ स्वाद की भूख नहीं थी, ये जिंदा रहने की भूख थी। यूरोप के राजा, खासकर पुर्तगाल और स्पेन के, इस नाकेबंदी से तंग आ चुके थे। जमीन का रास्ता बंद था, बीच में उस्मानिया साम्राज्य की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। तो अब करें तो क्या करें? उनकी नजरें अब खतरनाक अनजान समंदर पर टिक गईं, एक नए रास्ते की तलाश में। तो सवाल ये उठा कि अगर जमीन का रास्ता बंद है तो क्या हुआ? क्या समंदर का सीना चीरकर भारत तक नहीं पहुंचा जा सकता? ये एक ऐसा विचार था जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन असल में बेहद खौफनाक था, क्योंकि उस दौर में समंदर का मतलब था मौत। दूसरा हिस्सा, मौत का समंदर। ये सफर किसी जश्न के साथ नहीं, बल्कि मातम के साथ शुरू हुआ। 8 जुलाई 1497, पुर्तगाल का लिस्बन पोर्ट। हजारों लोग अपने नाविकों को विदा करने आए थे, लेकिन वे जश्न नहीं मना रहे थे। वे रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, मानो वे इन लोगों को किसी सफर पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे मौत के मुंह में भेज रहे हों। और जैसे ही जहाज खुले, अटलांटिक महासागर में पहुंचे, समंदर ने अपना असली भयानक रूप दिखाया। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं जैसे पानी के पहाड़ हों, जो जहाज़ों पर टूटकर गिर रहे थे। जहाज खिलौनों की तरह उछल रहे थे और तूफानी हवाओं ने उनके पाल फाड़कर चिथड़े कर दिए थे। तूफान तो जैसे तैसे गुजरा, लेकिन फिर आया एक खामोश कातिल, स्कर्वी। ताज़े फल और सब्जियां ना होने की वजह से ये बीमारी नाविकों के जिस्म को अंदर ही अंदर गला रही थी। उनके मसूड़ों से खून आता, दांत टूटकर गिरने लगे। जहाज अब एक चलता फिरता मुर्दा घर बन चुका था। जब बचे खुचे नाविकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने वापस लौटने की जिद की, तो वास्को द गामा ने वो किया जिसने सबको दहला दिया। उसने दिशा बताने वाले सारे औजार उठाए और समंदर में फेंक दिए, और फिर वो चीखा, या तो हम भारत पहुंचेंगे या यही समंदर हमारी कब्र बनेगा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो उस जगह पहुंचे जहां 10 साल पहले एक और खोजकर्ता, बार्थोलोमो डियाज, तूफानों से हार मानकर लौट गया था। गामा ने उस तूफानों के अंतरीप को पार किया और उसका नाम बदलकर आशा का अंतरीप रखा, यानी केप ऑफ गुड होप, क्योंकि अब उम्मीद जाग चुकी थी कि भारत ज्यादा दूर नहीं है। तीसरा हिस्सा, सोने की चिड़िया। मौत के समंदर को लांघकर अब मंजिल सामने थी। 20 मई 1498 की सुबह, जमीन दिखने से भी पहले हवा में तैरती हुई एक खुशबू जहाजों तक पहुंची। ये चंदन, इलायची और काली मिर्च की वही खुशबू थी जिसके लिए उन्होंने मौत को भी मात दे दी थी। उन्होंने भारत को अपनी आंखों से नहीं, अपनी नाक से महसूस किया था। जब वास्को द गामा कालीकट के बाजार में उतरा तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा था कोई पिछड़ा जंगली इलाका होगा, लेकिन उसके सामने था कालीकट, उस दौर का एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस। बंदरगाह पर दर्जनों देशों के व्यापारी मौजूद थे, और जिन मसालों के लिए यूरोप में मारामारी थी, वो यहाँ बोरियों में मिट्टी की तरह ढेर लगे हुए थे। और ये फर्क तब और भी साफ हो गया जब गामा वहां के शक्तिशाली राजा ज़ेमोरिन से मिला। गामा ने तोहफे में कुछ ऊनी टोपियां और पीतल के बर्तन पेश किए, जबकि ज़ेमोरिन खुद सोने के सिंहासन पर बैठे थे और हीरों और जवाहरात से लदे हुए थे। राजा ज़ेमोरिन के दरबारी तो इन सस्ते तोहफों पर हंस पड़े, लेकिन राजा ने भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा निभाई। उसने इस थके हारे विदेशी मेहमान का स्वागत किया और उसे व्यापार करने की इजाज़त दे दी। एक ऐसी मेहरबानी जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। और यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है। कैसे एक खोज की यात्रा शोषण और लूट की दास्तान बन गई।
जब वास्को द गामा मसालों से लदे जहाज लेकर पुर्तगाल वापस लौटा तो हिसाब किताब ने सबके होश उड़ा दिए। सारा खर्चा निकालने के बाद भी सिर्फ एक सफर से हुआ मुनाफा था 6400%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये पूरे यूरोप में लगने वाली लालच की आग की पहली चिंगारी थी। पुर्तगाल की जबरदस्त कमाई ने यूरोप के बाकी देशों की नींद हराम कर दी। स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और आखिर में अंग्रेज सब पागल हो गए। समंदर में जहाज़ों का जैसे सैलाब आ गया। अब बस एक ही दौड़ थी, चलो भारत। असल में वास्को द गामा ने समुंदर से भारत का जो दरवाज़ा खोला था वो एक तरह का पेंडोरा बॉक्स था। ये सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता नहीं था, बल्कि ये यूरोप के लालच, उसकी क्रूरता और उसके साम्राज्यवाद के लिए एक खुला न्योता था। और ये कब्जा बड़े सधे हुए तरीके से किया गया। जिन पुर्तगालियों का स्वागत हुआ था, उन्होंने पहले व्यापार करने की जगहों को किलों में बदला, फिर उन किलों पर तोपें चढ़ा दी। उनके पीछे पीछे डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आए, जिन्होंने भारत की रियासतों को आपस में लड़वाया और धीरे धीरे पूरे महाद्वीप को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। तो ये समुद्री रास्ता जिसने दुनिया को जोड़ा, उसी ने एक प्राचीन और अमीर जमीन पर औपनिवेशिक हिंसा की लकीरें भी खींच दी। व्यापार के नाम पर लूट का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक की कमर ही तोड़कर रख दी। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या एक ऐसी जमीन को सच में खोजा जा सकता है जो पहले से ही पूरी दुनिया के व्यापार का केंद्र हो? या ये कहानी खोज की है ही नहीं, बल्कि एक हिंसक घुसपैठ की है जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है?